हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। सो फाइनली एक चैप्टर आपको सीएनसी का बहुत परेशान करता है जिसका नाम है पार्ट प्रोग्रामिंग, भाग प्रोग्रामिंग बेसिकली इसको बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, सबसे आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि पार्ट प्रोग्रामिंग को पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। तभी मुझे इसे लाने में काफी टाइम लग गया, अदरवाइज मैं इस चैप्टर को इससे पहले भी स्टार्ट कर सकता था। लेकिन जब आप किसी चीज को आसान करने की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो उसके लिए माफ कर देना यार, है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़नी है पार्ट प्रोग्रामिंग, है ना। बहुत हार्ड लगता है ना प्रोग्रामिंग 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 से एक चीज दिमाग में आती है क्या, हमको ये लगने लग जाता है कि कहीं हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की तैयारी तो नहीं चल रही। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, हमें वो कोडिंग नहीं करनी इसमें। वी आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो हमें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली प्रोग्रामिंग करनी है। कोडिंग की बात नहीं होती इसमें, इसमें प्रोग्रामिंग की बात होती है। लेकिन प्रोग्रामिंग से हमारे दिमाग में यह आ जाता है कि प्रोग्राम, और प्रोग्राम से दिमाग में आती है कोडिंग, और कोडिंग से समझ में आता है मैकेनिकल वालों को जीरो। तो वो वाली कोडिंग इसमें हम नहीं करने वाले हैं, इसमें हम बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने एक वर्ड देखा प्रोग्रामिंग। पार्ट को तो हम जानते हैं, भाग को हम शुरू से मैकेनिकल में पढ़ते हुए आते हैं, तो पार्ट तो हमें पता है। लेकिन एक वर्ड नया आया, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। अब देखो प्रोग्रामिंग क्या है, एक सेकेंड ना। अब देखो ये जो वर्ड आया प्रोग्रामिंग, इसको हटा दो। प्रोग्रामिंग, इसमें एक वर्ड छुपा होता है प्रोग्राम, एक वर्ड ये यहां तक छुपा होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या चीज है, प्रोग्राम है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे काम हमने एक ग्रुप में जब कर दिए उसको प्रोग्राम बोल देते हैं, है ना। सेट ऑफ कोड्स को भी हम प्रोग्राम बोलते हैं, लेकिन यहां पे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोल रहे हैं। हमने क्या कर रहे हैं, हम अपनी सीएनसी मशीन को, एनसी मशीन्स को ये बता रहे हैं कि अब आपको ये काम करना है, सेकंड आपको ये काम करना है, थर्ड आपको ये काम करना है, फोर्थ आपको ये काम करना है। पहले ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो। तो क्या हो रहा है, हमने अपनी मशीन को सीक्वेंस बना के दे दिया, हमने अपनी मशीन को एक प्रोग्राम बना के दे दिया कि तुम्हें ये काम करते जाना है। इस तरीके से एक लिस्ट बना के दे दी, तो मशीन क्या करेगी, सबसे पहले पहला काम करेगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और लास्ट में आपको एक चीज बना के देगी जिसको हम बोलते हैं क्या, पार्ट। ठीक है, अब धीरे 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 इसमें पढ़ो। अब प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, बहुत सारी चीजें प्रोग्रामिंग में इंक्लूडेड होती हैं। प्रोग्राम के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है, डायमेंशंस। जो पार्ट आप बना रहे हैं उसकी डायमेंशंस, उसका साइज, ठीक है, उसकी शेप, ये सारी ही चीजें क्या होती हैं, एक प्रोग्राम के अंदर जो है होती हैं, वो मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तभी क्या बनता है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनता है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बनता है। ठीक है, अब देखो किसी भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसको क्या जरूरत है, एक प्रोग्राम की जरूरत है। और जो पूरी ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है सेट ऑफ प्रोग्राम्स की हेल्प से, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन की हेल्प से, उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। जो क्या कर रहा है, पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, किससे, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मदद से। वो कौन है, वो है प्रोग्रामर, जो एक मशीन को प्रोग्राम की मदद से चला रहा है। कौन चला रहा है, प्रोग्रामर चला रहा है। तो तीन वर्ड पढ़ लिए यहां पे, प्रोग्राम, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग। तीनों वर्ड याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो पार्ट प्रोग्रामिंग यहां पे क्या होती है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन छोटा सा देखते हैं। जो अभी मैंने आपको बात की वो ये की है, हम क्या करते हैं बेसिकली एनसी सिस्टम में क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, कुछ कोड्स की मदद से।
अब देखो इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे। जो टॉपिक नहीं आया होगा पहले या नहीं पूछा जाता उस टॉपिक को मैं स्किप कर सकता हूं, क्योंकि अभी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं ना, तो एग्जाम्स में वो चीज पढ़नी ज्यादा जरूरी होती है जो आएगी ही आएगी, सारा नहीं पढ़ना है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ेंगे, हम इंट्रोडक्शन टू पार्ट प्रोग्रामिंग जो भी पढ़ाया मैंने आपको और पढ़ाऊंगा अभी इसको। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, है ना, जी रह गया इसका यहां पर। एक्टिविटीज परफॉर्म बाय प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर होता है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, वो क्या क्या काम करता है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। कुछ नॉर्मल से स्टेप्स हैं, इस चैप्टर को बहुत आसान बना दिया है, बहुत ज्यादा। फंडामेंटल ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, मतलब पार्ट प्रोग्रामिंग के क्या आधार हैं वो सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, कितने प्रकार की पार्ट प्रोग्रामिंग होती है वो इसमें पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस लेक्चर में हम इस फिफ्थ पॉइंट टॉपिक तक कवर भी कर देंगे, नहीं सॉरी ज्यादा, एनसी वर्ड तक कर देंगे। एनसी वर्ड यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 के 7 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे इस लेक्चर में। अब मशीन टूल 0 पॉइंट सेटिंग होगी, उसके बाद 0 पॉइंट क्या होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स क्या होते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड सेटिंग क्या होती है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे बचेंगे एम कोड्स, सिंपल प्रोग्रामिंग फॉर रेशनल कंपोनेंट्स, कैंड साइकिल्स, सिंबल यूज्ड पार्ट प्रोग्रामिंग यूजिंग कैंड साइकिल्स, सब रूटीन्स, डू लूप्स, टॉप ऑफसेट्स, टूल कंपनसेशन, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर को हम परिचय से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आप जब किसी भी चीज को रूट से पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी जड़ से, तो वो उसको समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लो। लेकिन अब मजे की बात यह, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। देखो, द पार्ट प्रोग्रामिंग इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो मैंने आपको बता दिया कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, सीक्वेंस है किसका, इंस्ट्रक्शंस का। हमने लिख दिया यहां पे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये रहा। विच डिस्क्राइब द वर्क, जो क्या करता है, काम बताता है किसको, विच हैज टू बी डन ऑन इन अ फॉर्म रिक्वायर्ड बाय अ कंप्यूटर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल कंप्यूटर program. It is part the desk of preparing a program sheet from a drawing sheet. Okay, all data is fed into the numerical control system using a standardized format. Programming is where all the machining data are compiled and where the data are translated into a language which can be understood by the control system of the machine tool. ये बोल रहा है, इतनी सारी बातें हमने पढ़ी अभी, तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद उसको एक एनसी मशीन में डालते हैं और एनसी मशीन अपना पूरा काम उन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन की मदद से हमें करके देती है और फाइनली हमें एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट बन करके मिलता है। ठीक है, ये इसकी एक हिंदी लिखी हुई है, तो थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। क्या है, भाग कार्यक्रम निर्देशों, कार्यक्रम नहीं है, बेसिकली प्रोग्राम है। तो निर्देशों का एक क्रम है जो उस कार्य का वर्णन करता है जिसे संख्यात्मक नियंत्रण कंप्यूटर प्रोग्राम के नियंत्रण के कंप्यूटर द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना है। तो जो भी काम एक एनसी मशीन से किया जाना है उसको हम एनसी मशीन को किस तरीके से बताएंगे, एक प्रोग्राम की मदद से बताएंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है द मशीनिंग डाटा इज एज फॉलोज। तो मशीनिंग डाटा किस प्रकार है, ठीक है, किस प्रकार होता है मशीनिंग डेटा। मशीनिंग डेटा कुछ इस प्रकार होता है जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं आपकी डेटा, है ना, इंफॉर्मेशन, जो उसमें क्या होता है, उसमें सारी चीजें प्रेजेंट होती है, उसमें सारा डेटा होगा, सारी इंफॉर्मेशन भरी होगी, है ना, कितना फीड रेट लिखना है, कितनी जो कटिंग डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, स्पिंडल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम किस में करते हैं, उस डेटा में दे देते हैं। वो यही चीज बोल रहा है पहला पॉइंट। क्या बोल रहा है, मशीनिंग डेटा इस प्रकार है, किस प्रकार है कि प्रक्रिया का मशीनिंग अनुक्रम वर्गीकरण, टूल स्टार्टअप पॉइंट, कटिंग डेप्थ, टूल पाथ आदि सारी चीजें उसमें बता दी जाती हैं। तो मशीन को आपसे दोबारा कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कटिंग कंडीशंस, स्पिंडल की स्पीड, फीड रेट, कूलेंट, ये सब भी उस प्रोग्राम में बता दिया जाता है। ठीक है, सारा डेटा उसमें दे दिया जाता है। डाटा से मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मेरे घर के पास एक मुर्गा है और ये
12 बज रहे हैं अभी रात के, और ये अब बोलता है, इसका टाइम टेबल बिगड़ गया है इस मुर्गे का, है ना। सुबह को बोलना चाहिए इसे 5 बजे, रात को बोलता है 12 बजे, और डेली पता नहीं क्या है। तो कटिंग कंडीशंस, ये सब हमने क्या करना है, ये सारी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल, काटने के उपकरण का चयन। तो कटिंग टूल, सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल भी डिपेंड करता है। देखो जो कटिंग टूल होगा हमारा, जो काटने का उपकरण होगा, वो किस पे वेरी करेगा। वेरी का मतलब अलग अलग होगा हर मटेरियल के हिसाब से। जो बड़ा कठोर, बड़ा ही ठोस मटेरियल है, उसके लिए कटिंग टूल भी बड़ा मजबूत होना चाहिए, और जो क्या है खोखला है, तो उसके लिए क्या है, कटिंग टूल बहुत ही हल्का फुल्का भी चल जाता है। अब देखो नेक्स्ट, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है प्रोग्रामर के द्वारा, है ना। जो प्रोग्रामर है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, इसको क्विकली समझेंगे। ये टॉपिक एग्जाम में बड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब समझो, द प्रोग्रामर हैज टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। प्रोग्रामर बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है? सबसे पहले वो ड्राइंग को पढ़ता है, सबसे पहले ड्राइंग को पढ़ता है। तो इसीलिए आपको पता है, आपको मैकेनिकल में ड्राइंग शीट्स बनवाई जाती हैं, जिसको आप बोलते हैं ड्राफ्टिंग करो। क्यों बनवाई जाती हैं? ताकि आपको ड्राइंग पढ़नी आ जाए। सबसे पहले क्यों बनवाई जाती है? ताकि आपको ड्राइंग्स पढ़नी आ जाए। उसका मेन मकसद यही होता है कि ड्राइंग आपको पढ़नी आ जाए। तो स्टडी द ड्राइंग ऑफ द रिलेवेंट कंपोनेंट थ्रूली। तो जो भी कंपोनेंट बनाना है उसकी एक ड्राइंग आएगी पहले बन के, उसमें उसके बहुत सारे क्या होते हैं, व्यूज भी बने होते हैं, बहुत सारे व्यूज बने होते हैं ना। जब आप ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक यहां पे ड्राइंग बनी होगी, और ड्राइंग के नीचे उसका फ्रंट व्यू होगा कि भैया ये फ्रंट व्यू से ऐसी लगने वाली है ना। फिर उसका साइड व्यू होगा, उसका टॉप व्यू होगा। तो ये सारे व्यूज क्या होते हैं, दिए रहते हैं उसमें, है ना। किसी किसी ड्राइंग में आइसोमेट्रिक व्यू भी होता है, आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। तो ये चारों व्यूज ही ड्राइंग में हम क्या देते हैं। तो ड्राइंग को हमें अच्छे से पहले रीड करना होता है कि हम बनाने क्या वाले हैं, ठीक है। वो चीज बनने के बाद कैसी लगने वाली है, उसको अभी सिर्फ हम एक किस पे देख रहे हैं, एक पेपर पे देख रहे हैं। अब आइडेंटिफाई द मटेरियल टू बी मशीन्ड। अब उसको बनाना किस मटेरियल का है, वो प्लास्टिक का प्रोडक्ट होगा, या वो लोहे का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, या फिर वो स्टील का प्रोडक्ट होगा, वो किस चीज का प्रोडक्ट होगा। उसके बाद उसका चयन करना है, ठीक है, कि वो किस मटेरियल का बनना है, उस मटेरियल को चुनना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डिटरमाइन द स्पेसिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ मशीन टू बी यूज्ड। अब उसके बाद यह सोचना है कि मशीन के कौन कौन से फंक्शंस उस पार्ट को बनाने के लिए हमें ऑन करने हैं। जो मशीन में, मतलब मशीन को उस प्रकार से अब हमें सेट करना है कि मशीन इस तरह का जो हमारा कंपोनेंट है उसको बना करके दे, ठीक है। डिसाइड द यूनिट ऑफ डायमेंशन, उसके बाद डायमेंशंस को सेट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये भी बताया है कि अगर 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 आप 1 mm का गड़बड़ भी कर दें तो 1 mm के गड़बड़ से भी आप कंपनी का लाखों से करोड़ों रुपए का नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिसाइड द कोऑर्डिनेट सिस्टम एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम सेलेक्ट करेंगे, ये आगे मैं पढ़ा दूंगा एब्सोल्यूट क्या होता है और इंक्रीमेंटल क्या होता है, ठीक है। वैसे मैंने किसी लेक्चर में पढ़ाया भी है। रिकॉग्नाइज द कटिंग प्लेन ऑफ मटेरियल। उसके बाद जो कटिंग प्लेन है मटेरियल का वो क्या होगा, कटिंग पैरामीटर्स क्या होंगे, ठीक है। टूलिंग रिक्वायरमेंट, कौन कौन से उपकरण की हमें जरूरत पड़ेगी। मशीनिंग ऑपरेशन, उस सीक्वेंस क्या होगा उस मशीनिंग ऑपरेशन का, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा, पहले फेसिंग होगी, फिर टर्निंग होगी, फिर नर्लिंग होगी, फिर थ्रेडिंग होगी। तो उस चीज को क्या है 1 by 1 हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप आता है जो कि 10वां स्टेप है हमारा, क्या, वर्क होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। जो होल्डिंग डिवाइस है वो कौन सी इस्तेमाल होगी, जो हमारा पार्ट हम बना रहे, देखो हर पार्ट अलग शेप का होता है, ठीक है। तो उसकी जो होल्डिंग डिवाइस होती है वो भी अलग होगी। अब इसको मार्कर को मैं इस तरीके से पकड़ रहा हूं,
ठीक है। अब ये कोई चीज लंबी होती तो मैं उसको इस तरीके से पकड़ रहा हूं, तो होल्डिंग डिवाइस अलग अलग हो गई ना, एक में ये इस्तेमाल की जा रही है, एक में ये इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। आइडेंटिफाई वेयर यूज ऑफ स्पेशल फीचर्स लाइक सब रूटीन्स, मिरर इमेजिंग एक्सेट्रा। ये कुछ टूल्स हैं जिनका कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल मशीन में किया जाता है, जैसे सब रूटीन्स होते हैं, मिरर इमेजिंग होती है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें यह सोचना है कि इनकी इस पार्ट में जरूरत है या नहीं है, यह भी हमें पहले ही सोच लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टोरिंग द पार्ट प्रोग्राम वंस इट इज कंप्लीटेड। अब जब इतना काम हमारा हो जाए तो 12वां स्टेप क्या होता है, हम प्रोग्राम डालते हैं कि अब मशीन जो है वो अपना काम करना शुरू करेगी। सारा सीक्वेंस सेट कर दिया, सारे फंक्शंस वगैरह ऑन ऑफ कर दिए। अब हमने क्या डाला, उसमें प्रोग्राम डाला। आइडेंटिफाई द वर्क प्लेस वेयर प्रोसेस टू बी परफॉर्म्ड, और उसके बाद एक वर्क प्लेस को क्या किया हमने, आइडेंटिफाई किया जहां पे क्या होगा, सारा काम, जहां पे सारी प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा, सारी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि फंडामेंटल क्या है पार्ट प्रोग्रामिंग के। तो फंडामेंटल क्या है, सबसे पहले सबसे आसान क्या है, देखो द कंसेप्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द पार्ट प्रोग्राम फॉर अ न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन इंक्लूड्स इट्स ओन टर्म न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन हैविंग इट्स ओन। अभी समझाऊंगा क्या होता है ये। दीज कोड्स आर इंटरप्टेड बाय एमसीयू ऑफ द मशीन टूल। क्या बोल रहा है, एक संख्यात्मक नियंत्रण मशीन के लिए पार्ट प्रोग्राम तैयार करने के लिए की अवधारणा में स्वयं की शब्द संख्यात्मक नियंत्रण मशीन शामिल है, ठीक है। उसकी अपनी एक मशीन है, ठीक है, जो क्या है, न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन है, ठीक है। उसकी अपनी एक न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है, जिसको क्या है, जिसको क्या, एमसीयू पूरी क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट। तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करती है, पूरी एनसी मशीन को कंट्रोल करती है, ठीक है। मशीन कंट्रोल यूनिट में ही हम क्या करते हैं, पार्ट्स को एंटर करते हैं। अब देखो that controls the motion of machine tool, क्या बोल रहा है, the programming is referred to the way in which the instructions are generated that controls the motions of machine tool। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रोग्राम है उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें निर्देश उत्पन्न होते हैं जो मशीन टूल की गति को नियंत्रित करते हैं। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम डाला, इंस्ट्रक्शंस डाले और मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब हमारी एनसी मशीन क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ये क्या है, ये आधार है किसका, पार्ट प्रोग्रामिंग का। अब देखो आगे इसके कुछ टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में बहुत जल्दी आता है। तो द पुट प्रोग्राम जनरेशन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, प्रोसेस टाइप ऑफ सिस्टम, ऑटोमेशन टेक्निक प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री। तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है हमारी जो प्रोग्राम जनरेशन है, किस किस पे, हमारी ज्योमेट्री कैसी है, हमारा प्रोसेस टाइप क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम कैसा है हमारा, ऑटोमेशन टेक्निक क्या है, इन सब चीजों पे इंडस्ट्री भाई हर तरह की इंडस्ट्री है। कुछ ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, है ना, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, कुछ कंपनी, कुछ जो फैक्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। तो हर इंडस्ट्री अलग काम करती है। ऐसा नहीं है, जब एक गाड़ी बनती है ना बच्चों, तो एक गाड़ी एक कंपनी में नहीं बनती, बहुत सारी कंपनीज उसमें काम करती हैं। आपने देखा होगा जब एक कार बनती है तो उस कार में आप देखेंगे जो डैशबोर्ड लगा होता है वो कोई और कंपनी बनाती है। पहिए जेके टायर वाले बना देंगे, एमआरएफ वाले बना देंगे, कितनी कंपनी आती है जो सिर्फ टायर ही बनाती है। तो ये जो दूसरी कंपनीज हैं वो उनसे टायर खरीदती हैं, वो खुद टायर नहीं बनाती है, ठीक है। तो हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपना अलग अलग काम करती है। कुछ कंपनीज आपके जो पहियों के रिम होते हैं वो बनाएगी, कुछ कंपनीज लाइट बनाएगी, कोई हेडलाइट बनाएगी, कोई बैकलाइट बनाएगी, है ना, कोई कंपनी बल्ब ही बनाएगी, कोई कंपनी शीशे बनाएगी, है ना, कोई कंपनी कोई और पार्ट बनाएगी, कोई पिस्टन बनाएगी। पिस्टन वाली कंपनीज हैं तो पिस्टन ही बना रही हैं बस, और उनसे कंपनीज खरीद के अपने जो प्रोडक्ट है उसमें उसका इस्तेमाल करती हैं। आप देखना एक गाड़ी के अंदर बहुत सारी कंपनीज के पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज के, हर कंपनी का पार्ट एक गाड़ी में लगा दिया जाता है, तब जाकर के एक गाड़ी बनती है और उस पर फाइनल बैजिंग की जाती है कि भैया ये गाड़ी जो है वो होंडा की है, ये गाड़ी महिंद्रा की है, ये गाड़ी मारुति की है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज ने काम किया है,
तब जाकर के एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ काम करती हैं। अब पार्ट प्रोग्रामिंग, ये पेंट लिख दिया, पार्ट प्रोग्रामिंग ऑफ सीएनसी मशीन नीड्स द कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड पार्ट, calculation of tool path and the arrangement of those given and calculated data in a standard form which could be understood by the particular MCU। अब समझो ये क्या कह रहा है कि पार्ट प्रोग्रामिंग को जो है सीएनसी मशीन, उसको बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है, वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, तब जाकर के क्या करता है, एक आपका डिजायर्ड पार्ट, जो पार्ट आपको चाहिए वो पार्ट बन करके तैयार होता है, ठीक है। अब वो पार्ट कैसे बनता है डिटेलिंग में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि उसकी पूरी प्रोग्रामिंग चल रही है, ठीक है, ताकि एक एमसीयू समझ पाए कि वो मशीन जो है वो बनने वाली है, जो पार्ट बनने वाला है वो किस प्रकार का बनेगा। तो एमसीयू को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसी मशीन्स को, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है ना, संख्यात्मक नियंत्रण मशीनें जो होती है, उनको कौन कंट्रोल करता है, एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब तो बहुत ज्यादा है, पहले बहुत टेप्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, टेप्स का इस्तेमाल अब बहुत कम हो गया, अब तो एमसीयू इस्तेमाल किया जा रहा है ना, सीएनसी आ गई, अब सीएनसी आ गई तो और ज्यादा अपडेट हो गया मामला। अब देखो बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं सीएनसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहला मेथड आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग, सबसे पहला मेथड है प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग, ठीक है। दूसरा है वर्कशॉप प्रोग्रामिंग, तीसरा है मैनुअल प्रोग्रामिंग, चौथा है कंप्यूटर एडेड प्रोग्रामिंग। तो ये 4 तरीके हैं प्रोग्रामिंग करने के। कौन कौन से? प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग, दूसरा वर्कशॉप प्रोग्रामिंग, तीसरा मैनुअल प्रोग्रामिंग और चौथा कंप्यूटर एडेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये 4 तरीके हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग, प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग, और ये 2 स्टेज में की जाती है, एक तो की जाती है प्लानिंग स्टेज में और एक की जाती है प्रोग्रामिंग स्टेज में। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग 2 स्टेज में की जाती है, एक होती है इसकी प्लानिंग स्टेज और एक होती है प्रोग्रामिंग स्टेज। अब आप इनके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जो प्लानिंग स्टेज है उसमें क्या चल रही है, सारी प्लानिंग, और जो प्रोग्रामिंग स्टेज है उसमें क्या बन रहा है, प्रोग्राम। अब जो हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या है, ऑपरेशन शुरू होने से पहले जितनी भी प्लानिंग होती है वो सब किस में होती है, प्लानिंग स्टेज में होती है। तो वो क्या होगा, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, मशीन्स, कौन कौन सी मशीन इस्तेमाल की जानी है, क्या साइज होने वाला है, ये सब किस में इस्तेमाल हो रहा है, सब कहां हो रहा है, प्लानिंग स्टेज में सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनती है, एक प्लानिंग शीट बनती है, इसके लिए एक प्लानिंग शीट तैयार करते हैं इसके लिए, ठीक है, प्लानिंग शीट का इस्तेमाल होता है। अब देखो ये तो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या हम ढूंढते हैं और हमें क्या क्या चीजें पता होनी जरूरी है, वो हम एक बार देख लेते हैं इसमें। अब जब हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज की, तो हमें पता होना जरूरी है क्या, टूल्स की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले कि टूल्स, हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से जो हमें उपकरण हैं उनकी जरूरत पड़ने वाली है। सीक्वेंस ऑफ मशीन्स, सीक्वेंस ऑफ मशीन्स, ठीक है, जो मशीन है उसका क्या सीक्वेंस होगा, कटिंग स्पीड, फीड रेट, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट, कितना गहरा कट लगेगा, ये सारी चीजें हमें क्या होती है, पता करनी होती हैं, और तब जाकर के हमारा क्या होती है, प्लानिंग कंप्लीट होती है सिर्फ, ठीक है। इसका पूरा एक अपना रूम होता है, उसमें बैठ करके प्लानिंग करते हैं सब लोग, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी दूसरी स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग स्टेज। प्लानिंग खत्म हो गई, अब प्रोग्रामिंग। अब समझो, पहले प्लानिंग स्टेज को दोबारा पढ़ो। इन प्लानिंग स्टेज द पार्ट इज प्लान्ड टू डिसाइड द स्पेसिफिक फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशंस।
तो प्लानिंग स्टेज में क्या चल रहा है, सारा सारा क्या चल रहा है कि डिसाइड कर रहे हैं उसकी फीचर्स क्या होंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें, ये सब, ये 4-5 चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब किस में हो रही है, प्लानिंग स्टेज में डिसाइड हो रही है। ये सब प्लानिंग स्टेज में डिसाइड हो रही है। दीज डिटेल्स आर रिटन मैनुअली इन प्रोसेस शीट्स। और इसको कहां लिखा जाता है, एक प्रोसेस शीट पे लिखा जाता है, प्रोसेस शीट में लिखा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस शीट्स कंसिस्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मशीन, टूल रिक्वायर्ड, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शनल चेकिंग, प्रोसेस पैरामीटर्स, ऑफसेट रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, पता कर ले रहे हैं, सारी चीजें पता कर ले रहे हैं। और उसके बाद हमारी प्लानिंग क्या हो रही है, पूरी हो गई कि भैया अब हमें पता लग गया कि हमें इन इन चीजों की जरूरत है। अब हम आगे इसके लिए अब क्या करना है, प्रोग्राम तैयार करना है। क्योंकि मशीन का जो एमसीयू है वो तो प्रोग्राम की भाषा ही समझेगा, वो आपकी भाषा नहीं समझेगा। उसको क्या चाहिए, उसको तो प्रोग्राम चाहिए, तभी आपकी मशीन अच्छे से काम कर पाएगी। अब लेटर स्टेज में क्या होता है, द पार्ट प्रोग्रामर ड्रॉ द कंपोनेंट टू स्केल शोइंग द कटर पाथ। The programmer also selects the component datum and dimensioning of the drawing as per the method. Draw the tool layout showing the tool and their number and after that writing the program. तो जो प्रोग्रामर होगा, अब बात आ गई ना प्रोग्रामर की, तो प्रोग्रामर क्या करेगा, अब कोड्स बनाएगा, है ना, क्या डायमेंशन उस पार्ट की रहेगी वो डिसाइड करेगा। क्योंकि ड्राइंग तो बन चुकी, पेपर पर बन चुकी है, अब तो उसे असलियत में बनाना है, तो उसके लिए डायमेंशन तो देनी पड़ेगी। अब डायमेंशन देने के बाद वो क्या करेगा, एक प्रोग्राम उसको तैयार कर देगा और फिर उसको मशीन में डाला जाएगा और बनेगा आपका एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो नियोजन चरण में मशीनिंग संचालन की विशिष्ट विशेषताओं और आवश्यकताओं को तय करने के लिए भाग की योजना बनाई गई है। ये विवरण मैनुअल रूप से प्रोसेस शीट में लिखे गए हैं। प्रोसेस शीट में मशीन, आवश्यक उपकरण, संचालन का क्रम, वैकल्पिक जांच, प्रक्रिया पैरामीटर और ऑफसेट आवश्यकता के बारे में जानकारी शामिल होती है। उसके बाद नियोजन चरण में मशीनिंग संचालन की विशिष्ट विशेषताओं और आवश्यकताओं को तय करने के लिए भाग की योजना बनाई गई है। ये विवरण मैनुअल रूप से प्रोसेस शीट में लिखे गए हैं। प्रोसेस शीट में मशीन, आवश्यक उपकरण, संचालन का क्रम, वैकल्पिक जांच, प्रक्रिया पैरामीटर और ऑफसेट आवश्यक के बारे में जानकारी शामिल होती है। ये तो दोबारा लिख दिया शायद, है ना, डबल लिखा गया ये। तो इसमें क्या आएगी, ये आ गई आपकी प्लानिंग वाली, और यहां पे प्रोग्रामिंग लिखा जाएगा, तो उसकी जो हिंदी है वो यहां पर आ जाएगी। बेसिकली वो शायद बाय मिस्टेक मेरे से ही हो गया होगा, है ना, मेरे से ही हो गया है वो। तो इसमें क्या है, जो प्रोग्रामर है वो अपना काम कर रहा है, तो यहां पे प्रोग्रामर का काम आएगा। इसको मैं चेंज कर दूंगा, जब आपको ये दूंगा टेलीग्राम पर तो ये चेंज हो जाएगी, है ना, चेंज कर देंगे इसको। अब देखो, दिस मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग इज यूज्ड वेयर, अब ये वाला जो प्रोग्रामिंग मेथड है, ठीक है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग है, ये कहां इस्तेमाल किया जाता है, ये वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पे सीएनसी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही, क्योंकि एमसीयू तक डालना अलग चीज है, एमसीयू तक पहुंचाना बड़ी बात है ना। पहले एमसीयू तक पहुंचाओगे कैसे, सीएनसी तो तभी अपना काम करेगी ना, पहले एमसीयू तक, मशीन कंट्रोल यूनिट तक कोई चीज पहुंचा दो। तो क्या है, अगर बहुत ही जटिल है जो प्रणाली है, तो इस तरीके की प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी, प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग का। दूसरा, कंपोनेंट्स हैविंग कॉम्प्लिकेट ज्योमेट्री, अगर जो हमारा कंपोनेंट है उसकी जो ज्यामिति है वो बड़ी जटिल है, तो तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। वर्कशॉप पर्सनल आर नॉट क्वालिफाइड, अगर जो कार्यशाला में कर्मचारी योग्य नहीं है, ऐसा होता नहीं है योग्य नहीं होते, योग्य सब होते हैं, योग्य होते हैं तभी उनको वहां रखा जाता है, अदरवाइज कोई नहीं रखता, फ्री का पैसा कोई नहीं देता, ठीक है। तो योग्य होते हैं वो, तब भी अगर योग्य नहीं है बाई चांस, मैंने मान ली इनकी बात, किताबी बात भी थोड़ी थोड़ी माननी पड़ती है, तो तब जाकर के तब इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी प्रोसेस का, प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आती है वर्कशॉप प्लानिंग, वर्कशॉप प्रोग्रामिंग। अब वर्कशॉप प्रोग्रामिंग को बड़े आसान भाषा में 2 वर्ड में समझो। यहां पे काम आ गया ऑपरेटर का, यहां पर काम आ गया वर्कशॉप प्लानिंग में, किसका काम आ गया, ऑपरेटर का। अब ऑपरेटर के पास की कहानी है ये सारी। ऑपरेटर क्या करेगा, तो ऑपरेटर फीड करेगा प्रोग्राम मशीन से और मशीन को ऑपरेट करेगा। क्या, मशीन के अंदर क्या करेगा ऑपरेटर, फीड कराएगा किसको, प्रोग्राम को, और
मशीन से काम लेना शुरू करेगा, मशीन को ऑपरेट करना शुरू करेगा, किसमें? वर्कशॉप प्रोग्रामिंग में। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन वर्कशॉप प्रोग्रामिंग मेथड द प्रोग्राम इज फीड बाय द ऑपरेटर इन द वर्कशॉप बाय द यूज ऑफ ऑपरेटर गाइडेंस फीचर ऑफ सीएनसी सिस्टम। तो ये क्या कर रहा है? वर्कशॉप प्रोग्रामिंग में बोल ये रहा है, इस वर्ड का, इस लाइन का ये मतलब है कि ये जो वर्कशॉप प्रोग्रामिंग मेथड है, इसमें क्या है, जो प्रोग्रामर है, जो ऑपरेटर है, वो वर्कशॉप के अंदर जो प्रेजेंट है, वो यूज करेगा किसका? ऑपरेटर गाइडेंस फीचर का सीएनसी सिस्टम में, और प्रोग्राम को मशीन के अंदर डालेगा। ठीक है, When program is feed, जब प्रोग्राम फीड कर दिया जाएगा, it is very useful for operator that the screen of system not only shows the program instructions but also show the coordinates, feed rate, etc. तो देखो, जब ऑपरेटर ने मशीन के अंदर क्या डाल दिया? प्रोग्राम डाल दिया, तो मशीन की जो स्क्रीन लगी होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसमें खाली उसको ये ना नजर आ रहा हो सिर्फ प्रोग्राम, सिर्फ प्रोग्राम ना नजर आ रहा हो, उसके इंस्ट्रक्शन भी आ रहे हो, उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ रहे हो, उसका फीड रेट भी आ रहा हो, उसकी कटिंग डेप्थ भी आ रही हो, ये सारे पॉइंट जो भी मैंने यहां लिखे थे वो सब नजर आने चाहिए उस स्क्रीन पर, तभी वो अपना काम आगे करना शुरू करेगा। ठीक है, वर्कशॉप प्रोग्रामिंग पद्धति में सीएनसी सिस्टम के ऑपरेटर गाइडेंस फीचर के उपयोग में से वर्कशॉप में ऑपरेटर द्वारा प्रोग्राम को फीड किया जाता है। जब प्रोग्राम फीड होता है तो ऑपरेटर के लिए यह बहुत उपयोगी होता है कि सिस्टम की स्क्रीन ना केवल प्रोग्राम के निर्देश दिखाती है बल्कि निर्देशांक, फीड रेट आदि भी दिखाती है। तो यह देखना बहुत जरूरी है। कल को आप सीएनसी पे काम करेंगे तो ये समझ लेना कि अगर वो सारे जो ऑप्शंस है उसको शो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखो, दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग मेथड आर यूज्ड व्हेन, इस प्रकार की प्रोग्रामिंग विधियों का उपयोग तब किया जाता है, कब किया जाता है? सीएनसी मशीन आर सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। कब? जब सीएनसी मशीन क्या है? बहुत ही सरल है और संचालित है, सरल और संचालित है, करने में आसान है ना, बहुत आसान है। सीएनसी मशीन सरल और संचालित करने में काफी आसान है, इसको बड़ी आसानी से हम ऑपरेट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलर टाइप कंपोनेंट्स आर टू बी प्रोसेस्ड, तो समान प्रकार के घटकों को संसाधित किया जाना है। अगर एक ही प्रोडक्ट को बार बार बनना है तो उसकी आप दोबारा से प्लानिंग थोड़ी ना करेंगे, ये दोबारा से प्रोग्रामिंग थोड़ी ना करेंगे, बस एक बार हो गया तो उसके बाद करते जा रहे हैं आगे। When less number of CNC machines in the plant, और कब? जब CNC मशीन हमारे पास कम है तो तब भी वर्कशॉप प्लानिंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट में CNC मशीन की संख्या कम होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है? इस तरह के मेथड में इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली किससे? पार्ट ड्राइंग से उठाया जाता है एंड सेट डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम ब्लॉक। डायरेक्टली जो हमारा आपका प्रोग्राम, आपका जो क्या बोलते हैं, कभी कभी दिमाग से, जो पार्ट का प्रोग्राम, पार्ट की जो ड्राइंग है उससे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन उठाई जा रही है, उस ड्राइंग से, उसको क्या बोलते हैं? मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको एक प्रोग्राम ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं? मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं। तो क्या है? इन दिस मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग द इंफॉर्मेशन इज टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम पार्ट ड्राइंग एंड कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो क्या किया? जितनी भी इंफॉर्मेशन, जानकारी थी, वो किससे ली है? पार्ट ड्राइंग से ली है, और उसको कन्वर्ट किया किसमें? इंस्ट्रक्शंस में, इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम में, और डायरेक्टली फीड कर दिया किसमें? एमसीयू में, मैनुअली डाल दिया। ठीक है, और मशीन, भाई मशीन को चाहिए इंफॉर्मेशन, मशीन को इंफॉर्मेशन से मतलब है, आपने क्या डाली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, द मेथड इज नोन एज मैनुअल पार्ट प्रोग्राम। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्राम। द मैनुअल डेटा इनपुट to facility and other editing features have helped the programmer to generation of part program. Manual part programming method is used for simple part having 2D machining surface. तो जितने हमारे बेसिकली जो बड़े सिंपल पार्ट्स होते हैं ना, बहुत ही जिनकी सिंपल ड्राइंग होती है, उसमें मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
एक बार पढ़िए। प्रोग्रामिंग की इस पद्धति में जानकारी को सीधे भाग ड्राइंग से लिया जाता है और निर्देश के रूप में परिवर्तित किया जाता है और मैनुअल रूप से एमसीयू में फीड किया जाता है। ठीक है, विधि को मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग के रूप में जाना जाता है। मैनुअल डेटा इनपुट सुविधा और अन्य संपादन सुविधाओं के लिए प्रोग्राम्स को पार्ट प्रोग्राम बनाने में मदद मिली है। इसका इस्तेमाल 2D मशीनिंग सतह वाले सरल भाग के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती है ना उनके लिए की जाती है ना, जहां बहुत सारी कैलकुलेशंस है, जहां बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत सारी कैलकुलेशंस है, वहां इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कैड का। CAPP का, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, मतलब कि CAPP कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से पार्ट की प्रोग्रामिंग करने को कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इसकी छोटी सी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो। कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है? जहां पे बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशंस होती है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती है, जहां बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, है ना, वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो द प्रोग्रामिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज इज नॉट सिंपल एंड मैनुअल प्रोग्रामिंग इज नॉट सुटेबल फॉर सच केस। तो जहां पे मैनुअल प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते, वहां पे कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है और उन कैलकुलेशंस को पता किया जाता है। इन सच टाइप ऑफ केसेस कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड इज एम्प्लॉयड। तो इस तरह के जहां पे मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, वहां पे हम कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर इन प्रिपेयरिंग पार्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। तो देखो, कंप्यूटर की मदद से, ये कंप्यूटर के इस्तेमाल से पार्ट प्रोग्राम को बनाने को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग बोल देते हैं। द कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग जनरेट्स द प्रोग्राम क्विकली बट इन द मेथड वी नीड नॉलेज इनपुट ऑफ मशीन टूल, कटिंग टूल, ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस मशीन। तो देखो क्या कह रहा है? द कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग जनरेट द प्रोग्राम क्विकली बट इन द मेथड वी नीड नॉलेज इनपुट ऑफ मशीन टूल्स। तो ये बना तो बड़ी जल्दी देता है, लेकिन क्या है, हमें नॉलेज होनी जरूरी है। किसकी? इनपुट ऑफ मशीन टूल की, कटिंग टूल की, ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन की और प्रोसेस प्लानिंग की। ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी ये तो प्रोग्राम बनाओगे ना, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। तो कह रहा है कि जटिल ज्यामिति को प्रोग्रामिंग सरल नहीं है और ऐसे मामले के लिए मैनुअल प्रोग्रामिंग उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार के मामलों में कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग विधि कार्यरत है। पार्ट प्रोग्राम तैयार करने में कंप्यूटर का उपयोग कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाता है। कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को जल्दी से उत्पन्न करता है, लेकिन विधि में हमें मशीन टूल, कटिंग टूल, ज्यामितीय सूचना और प्रक्रिया नियोजन के ज्ञान इनपुट की आवश्यकता होती है। तो इन सबका आपको अगर पता है तो आप बड़ी आसानी से अपना कंप्यूटर के द्वारा अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए कुछ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी किया जाता है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये आपको याद कर लेनी है ना, बड़ी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बड़ी ही आसान है। पहली है EXAPT, दूसरी है TCAPT, फिर है ELAN, फिर है MLTurn और फिर है APT। तो APT, EXAPT और आपकी TCAPT, ELAN और MLTurn, ये 5 लैंग्वेज, कोई भी 3 या 4 इसमें से याद करके जाना। ये APT कर लेना, है ना। APT, EXAPT, TCAPT, ये 3 तो ये याद कर लेना और MLTurn कर लेना। ठीक है, बची ELAN, LN याद हो गई ये भी, ठीक है ना। तो इतना कर लेना। अब देखो, अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे NC वर्ड। अब NC वर्ड तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन NC वर्ड से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं NC कोडिंग। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ो, हो सकता है बुक में ये ना लिखा हो, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है आपको, है ना। इंक डाल लेते हैं, उसके बाद पढ़ा देते हैं आपको। NC कोडिंग, NC कोडिंग, देखो NC कोडिंग क्या होती है। देखो कोडिंग का जो भी डेटा होता है ना, जो कोडेड फॉर्म में डेटा होता है ना, वो 2
वर्ड में दो नंबर्स में होता है 0 और 1। तो जितना भी डेटा होगा वो या तो 0 में होगा और 1 में होगा। दो ही चीजें चलती हैं, 0 1 0 1 0 1। इसी फॉर्म में क्या बनता है, पूरा कोड बनता है 0 1 की फॉर्म में। तो कोड्स कितने डिजिट में होंगे, 2 डिजिट में होंगे, 0 1 0 1 0 1। दो ही डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, या तो 0 का या 1 का। आपने देखे होंगे ना कोड्स लिखे हुए 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1, ऐसे इस तरीके कोड लिखे रहते हैं ना। वो बेसिकली कोड्स क्या, वो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, लेकिन उनको अरेंज 0 और 1 की फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसको बाइनरी इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है बच्चों, बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स 0 1। तो हमें याद रखना है जो हमारा एनसी की कोडिंग की जाती है वो किस में की जाती है, 0 और 1 में की जाती है। न्यूमेरिकल कंट्रोल की कोडिंग किस में की जाती है, आपकी 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट्स में की जाती है। अब पढ़ेंगे एनसी वर्ड के बारे में, अब ये अच्छे से समझ में आएगा हमें। देखो एनसी वर्ड क्या है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू स्पेसिफाई एनसी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ वर्ड। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एनसी वर्ड क्या है, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, बेसिकली यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या है, इसमें डायमेंशंस बताई गई हैं, इसमें फीड रेट बताया जाएगा, इसमें स्पीड बताई जाएगी, सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, और ये क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होगा जो स्पेसिफाई करेगा क्या, कोऑर्डिनेट की पोजीशंस, किसमें, वर्ड में। सिमिलरली अनदर ग्रुप यूज फॉर स्पेसिफाइंग स्पीड, एक दूसरा ग्रुप होगा जो क्या बताएगा, हमें स्पीड बताएगा, एक फीड बताएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या आएंगे, बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल होंगे जो हर वर्ड हमें अलग चीज बता रहा होगा। कोई वर्ड हमें सीक्वेंस नंबर बता रहा होगा, कोई वर्ड हमें प्रीपेटरी वर्ड्स बता रहा होगा, कोई हमें कोऑर्डिनेट्स बता रहा होगा, कोई हमें डायमेंशंस बता रहा होगा। तो हर वर्ड अपना अपना काम करेगा, कोई टूल सिलेक्शन बताएगा, कोई स्पीड बताएगा, है ना, कोई फीड रेट बताएगा। तो हर वर्ड अपना काम करेगा। वो कौन कौन से वर्ड्स होंगे अभी पढ़ेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एनसी वर्ड्स बोलते हैं। उनको हम एनसी वर्ड्स बोलते हैं, जो एक वर्ड हमें यह बताता है कि अब कौन से स्टेप पर यह काम होगा। ठीक है, देखो एनसी सूचना निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक समन्वय स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त वर्णों का एक समूह एक शब्द है। इसी प्रकार गति या फीड निर्देशित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला दूसरा समूह फिर से एक शब्द है। इसी प्रकार जब एक ही कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है उसे हम ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो जब एक काम कर दिया फिर दूसरा वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर तीसरे वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स बोलते हैं। भैया एक ब्लॉक में ये काम होगा, दूसरे ब्लॉक में ये होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा। हर ब्लॉक में अलग इंफॉर्मेशन है, हर ब्लॉक में अलग सूचना है। ठीक है, उन सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और इंफॉर्मेशन जो है, हमारा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अब देखो कितने प्रकार के हमारे एनसी वर्ड्स होते हैं। तो ये हमारे 8 प्रकार के एनसी वर्ड्स होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के एनसी वर्ड्स होते हैं। अभी लिख लो इसको जल्दी से। एनसी वर्ड्स कितने प्रकार के हैं, सबसे पहला है हमारा एन वर्ड। सबसे पहला क्या है हमारा, एन वर्ड। और एन वर्ड को क्या बोलते हैं हम, अभी बताता हूं, पेशेंस रखो। सबसे पहला है एन वर्ड, फिर है जी वर्ड, फिर है एक्स वाई जेड ए एंड बी वर्ड्स, फिर है एफ वर्ड, फिर है एस वर्ड, फिर है टी वर्ड, फिर है एम वर्ड और फिर है ईओबी। ईओबी क्या है अभी बताएंगे, एंड ऑफ ब्लॉक। अब देखो एन वर्ड क्या है, एन वर्ड हमें क्या बताता है, एन वर्ड बताता है हमें सीक्वेंस नंबर। अब यहां लिखते जाओ, जो हमारा एन नंबर है वो हमें क्या बता रहा है, सबसे पहले क्या बता रहा है हमें, सीक्वेंस ऑफ वर्ड, या ये क्या है, सीक्वेंस नंबर है। सीक्वेंस ऑफ वर्ड मत लिखो, सीक्वेंस नंबर लिखो। ये सीक्वेंस नंबर बता रहा है, किस प्रकार बताता है अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, अब हमारा जी वर्ड है, जी वर्ड क्या बता रहा है, प्रीपेटरी नंबर। प्रीपेटरी नंबर
उसके बाद आते हैं हमारे एक्स वाई जेड ए एंड बी। तो ये क्या बताते हैं? ये कहलाते हैं डायमेंशन डेटा वर्ड। डायमेंशंस डेटा वर्ड, डायमेंशन डेटा वर्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं एफ वर्ड। एफ वर्ड ये क्या है? फीड रेट, ये बताएगा फीड रेट। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? एस वर्ड। एस वर्ड क्या बताएगा? एस फॉर स्पीड, तो स्पीड वर्ड्स, ये क्या है? स्पीड वर्ड्स हैं। उसके बाद टी, टी फॉर टूल, ठीक है, तो टूल सिलेक्शन, टी से टूल, टूल सिलेक्शन वर्ड्स, स्पीड वर्ड्स, फीड रेट वर्ड्स, ऐसे लिख लेना इनके आगे। उसके बाद आते हैं हमारे एम वर्ड्स। तो एम वर्ड का क्या है? मिसलेनियस फंक्शन वर्ड। कुछ जो हमारे मिसलेनियस फंक्शन होते हैं, बड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा इनको। तो मिसलेनियस फंक्शन वर्ड्स। और फिर लास्ट में हमारा आता है ईओबी, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ ब्लॉक। तो समझ में आया? बड़ा ही आसान तरीके से आपको बता दी सारी चीजें। और अभी अब तो बस इनकी डिटेल्स हैं, ये इनकी डिटेल्स हैं बस, कि एन वर्ड क्या है? सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर है ये, ठीक है। जैसे लिख के दे दिया आपको N01, तो सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीक्वेंस नंबर 1। आपको लिख के दे दिया N88, इसका मतलब क्या है? सीक्वेंस नंबर 88, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी वर्ड। जी वर्ड क्या है? प्रिपेटरी नंबर्स हैं। प्रिपेटरी नंबर्स क्या होते हैं? प्रिपेटरी नंबर्स आपको बताते हैं कहां पे टेपिंग होनी है, कहां ड्रिलिंग होती है, कहां ड्रिलिंग होनी है, वो सब बताएंगे कौन? प्रिपेटरी फंक्शंस। फिर डायमेंशन डेटा वर्ड एक्स वाई जेड ए एंड बी। उसके बाद एफ वर्ड क्या है? फीड रेट वर्ड्स। फिर एस वर्ड क्या है? स्पीड वर्ड्स। टी वर्ड टूल सिलेक्शन वर्ड्स। एम वर्ड मिसलेनियस फंक्शन वर्ड्स। और ईओबी एंड ऑफ ब्लॉक। ये सारे आपको याद कर लेना है, ये याद कर लेना, ये लिखना, उनके आगे ये लिख लेना। इसीलिए मैंने पीपीटी में नहीं लिखे हैं ये, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं ये लिखें आप, उसके बाद ये लिखें। अदरवाइज ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन तब भी आप लिखें खुद से। अब इनकी डिटेलिंग तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज अभी तक नहीं किया है तो कर लो, शेयर कर दो और भी मैकेनिकल स्टूडेंट से, ठीक है। आप ही लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जिनकी सपोर्ट मिलती है तो प्यार मिलता है। कमेंट्स किया करो, लाइक किया करो, है ना। गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है, काफी रात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहो। इसका बहुत जल्द पार्ट 2 में अपलोड करूंगा, उसमें इस चैप्टर को कोशिश करूंगा फिनिश करने की। नहीं होता है तो पार्ट 3 तक इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन, बहुत जल्द आपका नया सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसे पढ़ाऊंगा मैं उसमें, और आपको बहुत जल्दी संतुष्टि मिल जाएगी कि आपका वो सब्जेक्ट शुरू हो गया है और आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके नोट्स भी आपको उसके टेलीग्राम पे मिलेंगे, जैसे सीएनसी के मिले हैं अभी तक सारे नोट्स आपको मिले हैं, वैसे ही आपको उस सब्जेक्ट के भी मिलेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपके नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।